नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। तो दोस्तों, जो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में बांटती है। और भारत की स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि विधायक निधि में कुल कितनी धनराशि आती है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली जो है राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो अपने विधायकों को कितनी विधायक निधि दे रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बात की जाए कि विधायक निधि से कितने रुपए मिलते हैं प्रत्येक विधायक को प्रत्येक साल, तो प्रत्येक साल जो है एक विधायक को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। जिस तरह से सांसदों को प्रत्येक साल अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसी तरह से प्रत्येक विधायक को भी अब उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पहले इसको 2 करोड़ था, फिर 3 करोड़ किया, अब जो है 5 करोड़ दे दिए हैं। ठीक है, यानी कि एक विधायक जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक साल जो है वो विधायक निधि से 5 करोड़ रुपए ले सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वह है अमरावती। दोस्तों, आप लोग जिस भी स्टेट की तैयारी करते हो उस स्टेट में कुल कितने जिले हैं, इसे जरूर से जरूर ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल में कुल कितने डिवीजन हैं। तो दोस्तों, भारतीय रेल में कुल 74 डिवीजन है। ठीक है, कुल कितने डिवीजन है, तो 74 डिवीजन। और ये 74 डिवीजन कितने जोन के अंतर्गत आते हैं, तो ये कुल जो है 18 जोन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कुल 18 जोन के अंतर्गत आते हैं। भारत में कुल 19 जोन है, जिसमें 18 आपके जो सामान्यतः जो भारतीय रेल के जोन है वो है, साथ ही साथ एक ये कोलकाता मेट्रो है। तो 18 जो जोन है उसके अंतर्गत जो है यह 74 जो है डिवीजन आते हैं। ठीक है, तो ये 74 डिवीजन 18 जोन के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। तो सामान्य शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस, और इसको फ़ारेनहाइट में अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो वो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये हमारे सामान्य शरीर का तापमान होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से जो है बेरी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे जीएस के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर हमारे रेलवे के एग्जाम में। चाहे आप आरपीएफ तैयारी करते हो या फिर ग्रुप डी का या फिर एनटीपीसी का, आप जो है इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रबंधु किसे कहा जाता है। तो यह राजीव दीक्षित को कहा जाता है। दोस्तों, अक्सर हमारे एग्जाम में महापुरुषों के उपनाम पूछता है, तो महापुरुषों के उपनाम को भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन बार बार हमारे जीएस के एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 MB में कुल कितने बाइट होते हैं। तो दोस्तों, 1 MB का मतलब कि मेगाबाइट में कुल कितने बाइट होते हैं, तो वह 1024 किलो बाइट होते हैं। ठीक है, 1024 किलो बाइट होते हैं। दोस्तों, ये आपका कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन में 1 MB में कुल कितने बाइट, तो यह 1024 किलो बाइट होता है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 1 GB में कुल कितने बाइट होते हैं, तो उसका आंसर हो जाता है 1024 मेगाबाइट। ठीक है, तो देखिए जो बाइट है, जो किलो बाइट है, उससे बड़ा इकाई होता है मेगाबाइट, और इससे मेगाबाइट से भी बड़ा इकाई होता है GB, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि हमको पर डे 1 GB डेटा मिलता है। तो 1 GB डेटा का मतलब कि हमें 1024 MB डेटा मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि एनटीपीसी का फुल फॉर्म बहुत से एग्जाम में पूछता है, खासकर रेलवे के एग्जाम में तो कई बार ये पूछा है। और एनटीपीसी का अभी एग्जाम जो पहले हुआ था, तो लोग समझते हैं कि इसके एनटीपीसी का फुल फॉर्म जो है वो लोग पूछा जाता है तो गलत बताते हैं। उनका आंसर होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है वो अलग है, जबकि रेलवे के दृष्टि से एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, तो ये एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में जो है कई बार फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म को भी आप अपने अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल भी ना फंसे। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का मेट्रो मैन किसे कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी जो है कई बार एग्जाम में पूछता है, खासकर रेलवे के एग्जाम में, कि भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है। तो इनका नाम है ई श्रीधरन। ठीक है, ई श्रीधरन को जो है मेट्रो मैन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि भारत में जो पहले मेट्रो चली थी कोलकाता मेट्रो, तो ये
उनमें इनका काफ़ी बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही साथ जब दिल्ली मेट्रो का निर्माण होने लगा तो उसमें भी इनका काफ़ी अच्छा योगदान है, इसलिए इनको भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है वो आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों कई बार हमारे प्रमुख दिवस से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग जो है राष्ट्रीय दिवस को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 1993 को ही जो संविधान में हमारी जो त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था है उसका जो है संविधान में एक जगह मिला। उससे पहले संविधान में इसको जगह नहीं मिला था, लेकिन 1993 में जो कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था, लेकिन लागू हुआ 1993 में। जो 24 अप्रैल 1993 को लागू है, इसीलिए उस दिन राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नोट में कुल कितनी भाषाएं होती है? तो दोस्तों जो भारतीय नोट होते हैं, जो कि 10 के, 20 के, 50 के, 100 के जो नोट होते हैं, तो उसमें कुल कितनी भाषाएं होती है? तो वो 17 भाषा होती है। कई बार ये क्वेश्चन जो है जीएस के एग्जाम में पूछता है। तो 15 भाषाएं आप लोग देखे होंगे, इस तरह से एक उसमें दिया रहता है, वहां पे 15 भाषाएं रहती है, ठीक है। जबकि 2 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी ये कॉर्नर में होता है, ठीक है। तो भारतीय नोट में कुल 17 भाषा होती है। हमारा अगला प्रश्न है आपका जो है राजनीति विज्ञान से है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताया कि जो भारत में हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव व्यवस्था लागू की गई है, तो उसी के तहत इनका चुनाव होता है जिला पंचायत अध्यक्ष का। तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यह जिला पंचायत के सदस्य जो होते हैं वो आपस में ही करते हैं, ठीक है। तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग आम जनता जो है वोट करती है और जिला पंचायत सदस्य जीतते हैं। और जिला पंचायत सदस्य जब जीत जाते हैं तो आपस में ही जिला पंचायत सदस्य से एक जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो जिले का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष को कहा जाता है। और एक जिला पंचायत जो जिला है तो उसमें कई जिला पंचायत हो सकते हैं। हमारे गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 67 जिला पंचायत है, ठीक है, 67 जिला पंचायत। जबकि वही 67 जिला पंचायत आपस में से एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं और वह जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, या फिर जो हमारे विदेश से जो मंत्री आते हैं, विदेश के जो लीडर आते हैं, तो वो जो इंडिया विजिट पे आते हैं तो इनके साथ एनएसजी के कमांडो रहते हैं, एनएसजी के कमांडो और एसपीजी के कमांडो। तो ये बहुत ही एडवांस फोर्स है, बहुत ही इनकी जो सुरक्षा होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। इसीलिए जो है बड़े बड़े जो नेता आते हैं विश्व के भारत में, या फिर भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनको सुरक्षा एनएसजी के कमांडो देते हैं। तो एनएसजी का आदर्श वाक्य होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो इनके जो आदर्श वाक्य हैं इन्हीं में इनकी जो है पूरी महत्ता जो है समझी जा सकती है कि सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी कि हर जगह पे बेस्ट सुरक्षा एनएसजी के कमांडो देते हैं। दोस्तों कई बार जो है हमारे सेनाओं के आदर्श वाक्य पूछ दिए जाते हैं, साथ ही साथ हेडक्वार्टर का है ये भी पूछे जाते हैं। तो खासकर डिफेंस एग्जाम तैयारी करते हैं तो आप लोग इसको जरूर से जरूर याद कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि माता सीता के ससुर जी का क्या नाम था? यानी कि जो माता सीता थी इनके ससुर का क्या नाम था? तो श्री राम जी की यह पत्नी थी, तो इनके जो ससुर लगेंगे वो श्री राम के पिताजी लगेंगे। तो श्री राम जी के पिताजी का नाम था महाराज दशरथ, ठीक है। तो माता सीता के ससुर जी का नाम था महाराज दशरथ। हमारा अगला क्वेश्चन हमारे विज्ञान से है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों जो शुद्ध जल, बिल्कुल जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है। तो यह 7 जो है वह उदासीन होता है। तो यह जो शुद्ध जल होता है यह ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। इसी शुद्ध जल को जो है हम लोग जो है अपने जो इन्वर्टर की बैटरी होती है तो उस बैटरी में डाला जाता है, ताकि इसमें ना तो अम्ल होता है ना ही क्षार होता है। तो यह जो है ध्रुवीकरण नहीं होता है, इसीलिए शुद्ध जल को है इन्वर्टर की बैटरी में डाला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि जल सेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो जल सेना का पूर्वी कमान है विशाखापट्टनम में। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय सेना के कुल कितने सैन्य कमांड है, तो सैन्य कमांड हो जाएंगे 7, यानी कि आर्मी के 7, एयरफोर्स के 7 और 3 नेवी के, यानी कि 7 + 7 + 3 यानी 17 सैन्य कमांड है। दोस्तों कई बार हमारे एग्जाम में जो है भारतीय सेनाओं के सैन्य कमांड भी पूछ देता है कि आर्मी का पूर्वी कमांड कहाँ है, एयरफोर्स का मध्य कमांड कहाँ है, नेवी का पश्चिमी कमांड कहाँ है। तो आप लोग इसको भी ठीक से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है वो है कोलकाता में, ठीक है। पूर्वी रेल यानी कि जो ईस्ट में कोलकाता बहुत बड़ा एक सिटी है, तो यहीं पे जो है पूर्वी रेल का जो है हेडक्वार्टर है। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है राज्य का
डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पुलिस महानिदेशक। यह राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है पुलिस के बारे में जाने, प्रशासन के बारे में या फिर विकास जो अफसर होते हैं तो उनके बारे में, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट होता है कि एसडीएम क्या होता है, एडीएम कौन होता है, डीएम कौन होता है, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों को पता नहीं होता है कि सीओ कौन होता है, एसपी कौन होता है। तो आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को देखेंगे हमारे चैनल पर जाकर, तो आपको जो है अच्छी जानकारी मिलेगी और ये आपका बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि महाभारत के लेखक कौन है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार जो है हमारे रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महाभारत के लेखक कौन है, रामायण के लेखक कौन है, रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो महाभारत के लेखक का नाम है महर्षि वेद व्यास। दोस्तों आप लोग पुस्तक और उनके लेखक को ठीक से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कुल कितने अंग है। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, हमारे खासकर जीएस के क्वेश्चन है। ठीक है, ये जीएस का क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो भारतीय संसद के कुल कितने अंग है, तो वह है 3। ठीक है, भारतीय संसद के कुल 3 अंग है। देखिए भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संसद के कुल कितने सदन हैं तो वह 2 हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीय संसद के 3 अंग पूछा है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि 3 अंगों को मिलाकर जो है भारतीय संसद का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो गांव का प्रथम नागरिक होता है वो होता है ग्राम प्रधान। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान होता है। जबकि आप अगर बिहार या झारखंड से आप लोग जो है संबंध रखते हैं तो वह जो है वहाँ पे गांव का प्रथम नागरिक जो है मुखिया कहलाता है। वही अगर आप लोग जो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान साइड से आप लोग अगर संपर्क रखते हैं, यानी कि उधर के आप लोग हैं, तो आपका गांव का प्रथम नागरिक सरपंच होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान होता है। बिहार में, झारखंड में गांव का प्रथम नागरिक मुखिया होता है। जबकि हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में गांव का प्रथम नागरिक जो है वो सरपंच होता है। दोस्तों इनमें भी काफी अंतर होता है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच में क्या अंतर होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों रेलवे का आदर्श वाक्य है समय, सुरक्षा और संरक्षा। ठीक है, रेलवे का आदर्श वाक्य है समय, सुरक्षा और संरक्षा। कई बार जो है इस आदर्श वाक्य को शॉर्ट में जो है सेवा और निष्ठा भी कहा जाता है। ठीक है, सेवा और निष्ठा। तो अगर आपके जो विकल्प में सेवा और निष्ठा देगा तो भी सही है, या फिर समय, सुरक्षा और संरक्षा देगा तो भी वो आपका सही होगा। यही रेलवे का आदर्श वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रमुख कथन और नारे से संबंधित है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आस्तिक बनिए अंधविश्वासी नहीं। यह किसका कथन है, तो आस्तिक बनिए अंधविश्वासी नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। ये बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे और ये अंधविश्वास से बिल्कुल जो है दूरी बनाए रखते थे। अंधविश्वास को मानते थे कि ये अंधविश्वास जो है हमारे समाज को बिल्कुल जो है गलत रास्ते पे ले जा रहा है। तो इसीलिए वो लोगों को कहते हैं कि आस्तिक बनिए। ठीक है, आप आस्तिक बनिए, किसी में विश्वास रखिए, लेकिन अंधविश्वासी मत बन जाइए। यानी कोई व्यक्ति कह दिया कि वह व्यक्ति जो है हवा में उड़ने लगा, तो आप लोग आंख मूंद कर जो है उस पर मत विश्वास कीजिए कि हवा में उड़ने लगा। आप लोग पहले उसको देखिए कि वाकई में वो हवा में उड़ रहा है या फिर कोई झूठ-मूठ का अंधविश्वास फैला रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है और रासायनिक सूत्र है इसका NaHCO3, जबकि रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में है। दोस्तों ये भी जो है कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है यह क्वेश्चन। तो कर्क रेखा जो है किस गोलार्ध में है, तो वह उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो पृथ्वी जो है 2 ध्रुवों में बटी हुई है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो कर्क रेखा जो है उत्तरी ध्रुव में है, जबकि मकर रेखा जो है दक्षिणी ध्रुव में है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने स्टेशन हैं। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन जो है हमारे मन में रहता है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने स्टेशन हैं, और कहीं पर कई बार पूछा भी जाता है, लेकिन इसका एक सटीक जो आंकड़ा है वो नहीं है। क्योंकि भारतीय रेलवे में कुल स्टेशन की संख्या जो है काफ़ी जो है रेलवे कई बार स्टेशनों को जो है हाल्ट घोषित कर देता है, या फिर उनकी जो है हाल्ट को भी मिटा देता है, यानी खत्म कर देता है। और कई बार जो है स्टेशन बढ़ भी जाते हैं, तो स्टेशन घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक औसत अगर आप लोग पूरे डिवीजन में कितने स्टेशन है तो उसको आप लोग निकालेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 10.5 से 10,500 से 11,000 के बीच में स्टेशन है भारत में। अभी वर्तमान मार्च के 2024 मार्च तक जो है लगभग 10,500 से 11,000 जो है स्टेशन है। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने पूरे इस वीडियो में बताया कि जोन में कितने डिवीजन है और इस डिवीजन में कुल कितने स्टेशन है, पूरा अच्छी तरह से जानकारी निकालने के बाद मैंने आपको बताया है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ स्टेशन जो है कम होते रहते हैं, कुछ स्टेशन जो है बढ़ते रहते हैं। तो एक आंकड़ा आपके पास मोटा मोटी आंकड़ा है कि 10,500 से लेकर 11,000 तक भारत में स्टेशन है।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि जल सेना का एडमिरल थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है। तो जो जल सेना का एडमिरल होता है वह थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है। तो हमें पहले ये समझना होगा कि जल सेना का एडमिरल जो है वो कौन सा रैंक है। तो जल सेना का एडमिरल सबसे बड़ा रैंक है, यानी कि जल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी एडमिरल होता है। तो क्वेश्चन होगा कि थल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा। तो थल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी जनरल होता है। तो ये जो है जल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी एडमिरल थल सेना के सबसे बड़े अधिकारी जनरल के समकक्ष होता है। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं खासकर डिफेंस के एग्जाम में कि तीनों सेनाओं के समकक्ष पद जो है पूछ देता है। तो आप लोग इसको ठीक से देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर जाके आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि आप लोग हमें कमेंट में जो है आप आंसर दीजिएगा कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।